करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स का क्लास 10 का आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो चीज़ है जो करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, करंट को रोकता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। इसको डिटेल्स में समझना है। हर मेटल के अंदर कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं और कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो मूव करते हैं, फ्लो करते हैं और वही करंट को कैरी करते हैं। अब इस कंडक्टर के अंदर ये पॉजिटिव आयंस है, इसका कुछ नेगेटिव आयंस भी है। जो नेगेटिव आयंस मूव करेगा उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन से ही करंट कंडक्टर के अंदर कैरी करते हैं। तो इस कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव आयंस है वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है और जो नेगेटिव आयंस है वो फ्लो करेंगे, मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और ये जो पॉजिटिव आयंस फिक्स्ड है इनके साथ भी कोलाइड करेंगे। इससे क्या होगा? ये नेगेटिव आयंस का एनर्जी लॉस होगा और ये होता है रेजिस्टेंस, जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है इनका फ्लो को, करंट का फ्लो को। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये नेगेटिव आयंस मूव क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हम किसी सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, उसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो हम पढ़े थे पिछले प्रीवियस वीडियो में। पोटेंशियल डिफरेंस रीजन है, वही जो है ये नेगेटिव आयंस को एनर्जी प्रोवाइड करता है मूव करने के लिए। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही सर्किट में इनका फ्लो होता है। आपस में जो कोलिशन होता है या पॉजिटिव आयंस के साथ इनका जो कोलिशन होता है उसके वजह से इनका एनर्जी लॉस होता है और इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। लेकिन एनर्जी लॉस होने के बाद भी ये लोग मूव करते रहते हैं बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन इन द सर्किट, और वो फिर से इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है आगे बढ़ने के लिए। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। इसको हम मेजर करते हैं ओम में। इसका सिंबल होता है ये इसका सिंबल होता है। और ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कौन कौन सा फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है? तो 4 फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द कंडक्टर, सेकंड इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, थर्ड इज एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड फोर्थ इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, तो उनमें रेजिस्टेंस कम होता है। फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सब में रेजिस्टेंस कम होता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू वुड एंड प्लास्टिक, जो बैड कंडक्टर होता है, जिनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसे होता है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के साथ। मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। कैसे? अगर हम मान लेते हैं कि लेंथ जो है कंडक्टर का ज़्यादा है और एक कंडक्टर का लेंथ हमारे पास जो है वो छोटा है, तो इमेजिन करना है जिसमें ज़्यादा बड़ा लेंथ उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कोलाइड करेगा, ज़्यादा धक्का मुक्की करेगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जिसमें लेंथ कम उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम कोलाइड करेंगे और रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया के साथ रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स कि एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों? इसको भी समझना है। अगर हमारे पास 2 कंडक्टर है, एक का एरिया ज़्यादा है और एक का एरिया कम है, दोनों सेम लेंथ के हैं, तो जिसमें एरिया ज़्यादा है उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को जगह ज़्यादा मिलेगा मूव करने के लिए, वो कोलाइड कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। जहाँ एरिया कम है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिशन ज़्यादा होगा, पॉजिटिव आयंस के साथ एक दूसरे के साथ, एनर्जी ज़्यादा लॉस होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, फ्लो ऑफ करंट कम रहेगा। टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इनर्शिया ज़्यादा आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाता है, जिससे वो ज़्यादा रैंडम मोशन में आ जाते हैं। और ज़्यादा मोशन में आने की वजह से क्या होता है? कोलिशन ज़्यादा होता है। कोलिशन ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एंड वी नो दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब कंडक्टर के अंदर अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट का फ्लो बढ़ेगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो रेजिस्टेंस क्या है? ये करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, करंट का पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। कौन कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, कैसे इफेक्ट करता है? इसके बाद हम आ जाते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ क्या बताता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस चीज को समझना है, क्या है V, क्या है I और क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा है तब हम ऑब्जर्व करें तो एक कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है
तब अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर if the temperature and physical conditions are maintained constant। इसका मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट का फ्लो हो रहा है और अगर हम टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रख दें तो हमारा V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब अगर हम करंट का फ्लो को कंडक्टर में बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, करंट का फ्लो को कंडक्टर में घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। दिस इज ओम्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट। अब इस प्रोपोर्शन को हम इक्वल करेंगे और फिजिक्स में इक्वल करने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे हम जो कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे वो होगा रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू IR, जो फॉर्मूला है यहीं से आया है। इस प्रोपोर्शनल को हमने कांस्टेंट कर दिया, V इज इक्वल टू IR। R मतलब रेजिस्टेंस, जो अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं। तो V इक्वल टू IR। इससे हम बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कोई न्यूमेरिकल में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, करंट दिया गया है, तो इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया गया है तो हम करंट निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस को हम मेजर करेंगे किस में? ओम में। रेजिस्टेंस को हम मेजर करेंगे ओम में। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसका ग्राफ होता है I और V का ग्राफ। मतलब जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसमें हम ले लेते हैं V, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू को, और जो हमारे पास Y एक्सिस है उस पर हम ले लेते हैं I, दैट इज करंट का वैल्यू को। और अगर हम ऑब्जर्व करेंगे किसी ओम्स लॉ के थ्रू, अगर किसी कंडक्टर में V और I का ग्राफ को हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो ये शो करता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे हम V का वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं उसी हिसाब से हमारा करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होता जा रहा है। ये ग्राफ शो कर रहा है दैट ओम्स लॉ स्टेट करता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ओम्स लॉ में दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं, कुछ को कहते हैं हम ओमिक कंडक्टर, कुछ को कहते हैं हम नॉन ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ को फॉलो करे दोज आर ओमिक कंडक्टर, एंड जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो ना करे दोज आर नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर का जो ग्राफ होता है वो हमेशा इस तरह होगा, जिसमें I और V का वैल्यू अगर हम लेंगे ग्राफिकली तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बट अगर हम नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ बनाएं तो हमें वहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, कर्व्ड लाइन मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए V और I का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। थैंक यू।